गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। फिर वही नई उमंग और उत्साह के साथ आपके सामने 4 कंटेंट्स लेकर आए हैं। पहला है पुरातात्विक सामग्री का भ्रामक समीक्षा कर इतिहास का विकृतीकरण जो भारतीय इतिहास में किया गया है उसके बारे में जो नोट्स तैयार किए हैं वो बताएंगे। दूसरा है बाइसेक्टर थ्योरम का एक्सरसाइज 29। तीसरा है स्वतंत्रता आंदोलन का चतुर्थ चरण 1929 से लेकर 1939 तक क्या घटनाक्रम भारतवर्ष में घटा है, उसके बारे में कौन कौन सा आंदोलन हुआ और क्या कारण थे। चौथा जीके संविधान का स्रोत का पर जीके बताएंगे। बड़ा ही इंपॉर्टेंट विषय सूची है जो आपके जीवन को फलीभूत करेगा, और यदि आपका जीवन फलीभूत हुआ तो मेरा जीवन भी धन्य हो जाएगा। तो इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपना पहला कंटेंट चालू करता हूं और आशा और विश्वास करता हूं ये रिसर्च का विषय है जो मैं पढ़ा रहा हूं। जो पहला है कि पुरातात्विक सामग्री का भ्रामक समीक्षा कर स्वीकार कर लिया गया और इसका हमारा इतिहास का विकृतीकरण किया गया। वो बड़ा ही मार्मिक विषय है, बड़ा ही उसको पर सोचनीय विषय है, रिसर्च का विषय है। प्राचीन इतिहास को जानने का एक प्रमुख आधार किसी भी स्थान विशेष से उत्खनन में प्राप्त पुरातात्विक सामग्री जैसे ताम्रपत्र तथा अन्य प्रकार के अभिलेख, सिक्के, मोहरे और प्राचीन नगरों, किलों, मकानों, मृत भांडों, मंदिरों, स्तंभों आदि का अवशेष है। अब इसको हम देखते हैं कितना चीज तो हमको पुरातात्विक खोज में यदि मिला है तो उसको हम रीड करते हैं, उस पर खोज करते हैं, उस पर इन्वेस्टिगेशन करते हैं, उसकी जांच करते हैं। उत्खनन से प्राप्त उक्त सामग्री के आधार पर पुरातात्विक लोग अपने शास्त्रीय विवेचन से उस स्थान से संबंधित सभ्यता की प्राचीनता का आकलन करते हैं। इसी से पता चलता है कि वह सभ्यता कब पनपी थी, कहां कहां फैली थी और किस स्तर की थी, तथा उस कालखंड विशेष में समाज के राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक आदि स्थितियों का क्या और कैसी थी। भारत में 1920 ईस्वी के बाद से निरंतर होती आ रही पुरातात्विक खोजों में प्राप्त हुई सामग्रियां का ही यह परिणाम है कि आज भारत का प्राचीन इतिहास अनेक ऐसे अज्ञात पृष्ठ जिनके बारे में सामान्यतः आज लोग कुछ पता ही नहीं है था खुलकर सामने आते जा रहे हैं। अब तक कुल 1400 स्थानों तथा 971 भारत में और 428 पाकिस्तान में और 1 अफगानिस्तान में पुरातात्विक खुदाई हो चुकी है। उत्खनन से प्राप्त सामग्री के आधार पर स्थिति इस प्रकार ही है। पहला, सिंधु नद उत्पाद का उत्खनन, सिंधु घाटी के निकट का उत्पादन। लाहौर और मुल्तान के बीच रावी नदी के पुरानी धरा के तट पर बसे हड़प्पा जो प्राचीन भारत का मध्य देश का भाग था तथा सिंध प्रांत जिसका प्राचीन नाम शौबीर था के लकराना जिले में मोया जा दड़े अर्थात मरे हुए की ढेरी या टीले में हुए खनन में से भारत के प्राचीनता और उसके मौलिक स्वरूप का विलक्षण प्रमाण मिला है। उत्खनन में मिले प्रमाणों के आधार पर ही वे इतिहासकार जो भारत के संपूर्ण इतिहास की प्राचीनता समीक्षा को भारतीय को 2500 ईस्वी पूर्व तक की सीमा में बांध रहे थे। यह मानने को बाध्य हुए कि भारतीय सभ्यता निश्चय ही उससे कहीं अधिक प्राचीन है जितनी कि भारतीय इतिहास के आधुनिक रूप से लिखने वालों ने इतिहासकार मानते आ रहे हैं। हड़प्पा सभ्यता जिसे नगर सभ्यता माना गया और जिसका प्रारंभिक काल 3250 से 2750 ईसा पूर्व निश्चित किया गया था कि अवशेषों को देखकर इतिहासकारों को यह सोचने के लिए भी बाध्य होना पड़ा कि यह सभ्यता एकाएक तो पैदा
हो नहीं आ गई होगी, कहीं न कहीं और किसी न किसी जगह ऐसा केंद्र अवश्य रहा होगा जहां यह विकसित हुई होगी और जहां से आगे जाकर लोगों ने बस्तियां का निर्माण किया होगा। अब अगले एपिसोड में हड़प्पा के पूर्व सभ्यता की खोज के बारे में बताएंगे। और आज अगला जो चैप्टर है मेरा वो आपके सामने थेलस थ्योरम यानी एंगल बाइसेक्टर थ्योरम यानी अनुपातिक प्रोपोर्शनली अनुपात सही होता है, उसके बारे में 29 में इफ द डायगोनल बीडी इज इक्वल लेटरल एबीसीडी बाइसेक्ट बोथ एंगल बी एंड डी प्रूव दैट एबी बटा बीसी इज इक्वल टू एबी बटा सीडी। ये प्रूव करने कहता है हमको, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है और बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, एग्जामिनेशन की दृष्टि से भी बड़ा ही महत्वपूर्ण है। तो हम अब गिवन है क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी विच डायगोनल बाइसेक्ट बोथ बी एंड डी टू प्रूव हमको करना है एबी बटा बीसी इक्वल टू एबी बटा सीडी। कंस्ट्रक्शन करते हैं ज्वाइन एसी को ज्वाइन कर देते हैं एंड इंटरसेक्ट बीडी ऑन ई पर ये काटता है ई जगह पर। अब है प्रूफ त्रिभुज सीबीए में, सीबीए में ये त्रिभुज में सीबीए या एबीसी कहते हैं, CAB में डी द बाइसेक्टर अपॉन एबीसी का इसका बाइसेक्टर है, ये कुछ है बाइसेक्टर है, इसलिए ए बटा इसी बराबर ए बटा बीसी बाई एंगल बाइसेक्टर थ्योरम से। उसी प्रकार नाउ ट्रायंगल देखने के देने के लिए देखिए, इधर ट्रायंगल देने के लिए नहीं जानते थे किसको ले लेंगे, चूज कर लेंगे और यहाँ पर ट्रायंगल ऐसे कर देंगे, ट्रायंगल हो गया। इस प्रकार हम हाउ टू ऑपरेट यकीन डिजिटल बोर्ड को भी बताते चलते हैं कि कैसे आप लिखिएगा, कैसे समझिएगा। धीरे धीरे हम भी लिखते लिखते ही सीखे हैं और आपको ही जो मैंने सीखा है वही बताया है, इसलिए जो नहीं जानते हैं वो हमसे पूछा जा सकता है और हम बता देंगे, जितना जानते हैं उतना बताएंगे कि हाउ टू ऑपरेट यकीन। तो एडी त्रिभुज एडीई में एडीसी में डी बाइसेक्टर ऑफ कौन एडीसी, इसलिए ए बटा इसी बराबर एडी बटा सीडी। अब ए बटा इसी कुछ कॉमन हो गया, कुछ हो गया कॉमन हो गया। फ्रॉम 1 into b गेट एडी बटा बीसी इक्वल टू एडी बटा सीडी प्रूव हो गया। प्लान आराम तरीके से प्रूफ होता है, उसमें कोई दिक्कत, हम आशा ही नहीं विश्वास करते हैं कि आपको ये बात समझ में आ गया होगा और आप भी बार बार प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, यही एक थ्योरम का नियम है, जितना बार प्रैक्टिस करिएगा उतना याद रहेगा, फिर भूलिएगा कभी नहीं। तो मेरा अब तीसरा चैप्टर आता है कि स्वतंत्रता आंदोलन का चतुर्थ चरण में 1929 से 1939 द्वितीय विश्व युद्ध का जो समय था वो क्या कैसा रहा वो बताने वाले हैं। द्वितीय विश्व युद्ध का समय जो मैंने तैयार किया है, आंदोलन का चतुर्थ चरण निम्नलिखित घटनाएं घटित हुई। हमारे भारतवर्ष का जो चतुर्थ चरण था आंदोलन का, आंदोलनकारियों ने व्यग्रता की कि हम कैसे स्वतंत्र हो जाएं, और उसमें सब राजा रजवाड़े लोग थे, चाहे गांधी जी हो, डॉक्टर जितने भी थे, सभी की जमीन और जागीर अंग्रेजों ने छीन रखी थी और जिसके कारण लोग लड़ रहे थे, क्योंकि कोई भी चैन से बैठा हुआ नहीं था। किस परिस्थिति में पढ़ कर लिख कर उसको तोड़ने की कोशिश कर रहे थे और कैसे व्यग्र हो रहे थे कि हम स्वतंत्रता कैसे हासिल करें। असहयोग आंदोलन असफल होने के बाद गांधी जी ने शांति नहीं बैठे। अब उन्होंने ब्रिटिश सरकार द्वारा निर्धारित लगान, मद्य निषेध, नमक कर, सैनिक व्यय संबंधी नीतियां के विरुद्ध सबने अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया। 12 मार्च 1930 ईस्वी को गांधी जी अपने चुने हुए 79 साथियों के साथ ब्रिटिश सरकार की अवज्ञा करने के लिए गुजरात के प्रदेश के समुद्र तट पर दांडी के नामक स्थान की ओर नमक कानून तोड़ने के लिए चल पड़े। साबरमती आश्रम में दांडी समुद्र तट के
200 मील की यात्रा पैदल चलकर 24 दिनों में तय की गई। इस यात्रा में सरदार पटेल भी गांधी जी के साथ थे। 5 अप्रैल 1930 को गांधी जी ने दांडी पहुंच गए और 6 अप्रैल को प्रातः प्रार्थना के बाद गांधी जी नमक बनाकर नमक कानून तोड़ा। सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी के दांडी यात्रा में को नेपोलियन का पेरिस तथा पेरिस मार्च और मुसोलिनी का रोम मार्च का समान बताया है। ये सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी के दांडी यात्रा को नेपोलियन का पेरिस मार्च और मुसोलिनी का रोम मार्च के समान बताया है। सबने अवज्ञा आंदोलन का कार्यक्रम क्या था भाई? तो कार्यक्रम के बारे में महात्मा गांधी जी ने सबने अवज्ञा आंदोलन में निम्नलिखित कार्यक्रम निश्चय किया। पहला, भारतवासियों को नमक बनाना चाहिए। दूसरा, हिंदुओं को अस्पृश्यता को त्याग देना चाहिए। विदेशी कपड़ों को होली जलाई जाए और होली जलाई जाए, शराब की दुकान पर धरना दिया जाए। 5वां, सरकारी कर्मचारी अपने कार्यालय को त्याग करें। विद्यार्थियों द्वारा सरकारी विद्यालयों का बहिष्कार किया जाना चाहिए। 5 मई 1930 को गांधी जी को गिरफ्तार करने के बाद कर बंदी को भी उपयुक्त कार्यक्रम में शामिल कर लिया गया। इस तरह हमारा चौथा कार्यक्रम समाप्त होता है और फिर हम आगे स्वतंत्रता संग्राम के बारे में ही बताएंगे। और अब हम चलते हैं थोड़ा सा जो हाउ टू ऑपरेट यकीन में आपको बताते हैं कि कैसे आप यूट्यूब चलाइएगा। यूट्यूब के बारे में, ये यूट्यूब है, यूट्यूब यहां से चालू करेंगे। और चूंकि आज थोड़ा सा स्लो चल रहा है,